हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 136वां और ये जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन का जो है विश्लेषण किया गया था पार्ट 1 में। वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आज हम शुरू करेंगे 41 से। ये जो क्वेश्चन है 2 जगहों के क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया था। ईसीआर और में जो ईसीआर में जो समस्तीपुर वर्कशॉप है उसका क्वेश्चन है, और एक मुंबई में एक ट्रेनिंग सेंटर में कहीं एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन हमारे एक विद्यार्थी ने भेजा था। तो दोनों को मिला के हमने एक ही क्वेश्चन बनाया है और उसी क्वेश्चन से टेस्ट सीरीज नंबर 136वां लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी टेस्ट है वो किसी न किसी डिवीज़न या वर्कशॉप के क्वेश्चन को बनाया जाता है उसी क्वेश्चन से, और थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है, 4 ग्रुप में उसको रखा जाता है। चलिए 41 से शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं 41 से। चलिए, आज का क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखकर यदि आप पीछे हटेंगे तो जो फर्स्ट रैंक आने वाले का जो नाम है, जैसे आपने देखा होगा कोटा वर्कशॉप में दामोदर सिंह गुर्जर, रतलाम में प्रियंका पीटर, और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी इधर एक साल से जो भी रिज़ल्ट आ रहे हैं पूरे भारत भर में, जितने भी जेई के रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें पहला रैंक जो लाता है वो हमारा विद्यार्थी ही होता है। बाकी के रैंक भी यहीं के विद्यार्थी लाते हैं, लेकिन पहला रैंक तो एकदम फिक्स हो गया है। ठीक है, तो पहला रैंक यदि आपको लाना है तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। आज के क्वेश्चन में मेट्रोलॉजी थोड़ा ज़्यादा दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और दोस्तों में बताना है कि मैं जेई बनने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। हर पोर्शन को टच करना है, चाहे वो जो रेल से रिलेटेड टेक्निकल हो या रेल से बाहर का टेक्निकल हो। ठीक है, जैसे मेट्रोलॉजी है, हालांकि वो भी रेल से संबंधित ही हैं, लेकिन ये चैप्टर बाहर भी पढ़े जाते हैं। 41 से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैकेनिकल एडवांटेज इन सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में मैकेनिकल जो एडवांटेज है उसको कैलकुलेटिंग करने का एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मेट्रोलॉजी के जो चैप्टर हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है जिसे मैकेनिकल एडवांटेज जो MA एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू होता है FB अपॉन FA, यानी कि FB/FA, जहाँ FB का जो मतलब है वो होता है फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, कोई मशीन है, ठीक है, उस पर आपने जो फोर्स लगाया वही हुआ FB, और जो मशीन का जो पावर है, फोर्स जो पावर है वो हुआ FB, और आपने जो फोर्स लगाया, जो इफोर्ट लगाया वो हो गया FA। यानी कि ये जो है फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो FA है ये फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है FB, और जो FA है वो है लोड इफोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपको दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए कि कोई मशीन है और जिसका जो ये फोर्स है वो 500 N है। ठीक है, 500 N है, यानी कि इसका ये उसका कैपेसिटी है, और जो लोड लगा रहे हैं हम, ट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इफोर्ट जो लगा रहे हैं वो 1000 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है। तो आपको पूछेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इस मशीन का। तो आप जानते हैं कि FB/FA होता है, तो FB है कितना 1000 और FA है 500 न्यूटन। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और वही 2 जो है मैकेनिकल एडवांटेजेस होगा। तो यही इसका फार्मूला है, और वो फार्मूला A नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का A। चलिए 42 देखते हैं। इन मेटल वर्किंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रीमर। रीमर का क्या काम है। मेटल वर्किंग जब करते हैं तो उसमें रीमर का भी काम पड़ता है, बहुत सारे उपकरण हैं। ठीक है, तो रीमर क्या करता है, रीमर वो यदि मान ले कि ये शाफ्ट है, इस तरह से एक शाफ्ट है, शाफ्ट का मतलब कोई भी एक उपकरण जो काम आए, मशीन से संबंधित है। इसमें होल ऑलरेडी ड्रिल से यदि किया जा चुका है, इस ड्रिल से ऑलरेडी होल किया गया है, इसका जो डाया है वो समझ लीजिए कि 10 mm है। ठीक है, अब इसको 20 mm या 15 mm या 12 mm करना है, इसके होल को बड़ा करना है। ठीक है, इनलार्जिंग करना है, तो इसमें रीमर का इस्तेमाल किया जाता है।
या तो होल को इनलार्ज करने के लिए काम आता है, या जो है ना इसका काम होता है बोरिंग होल्स, ऑलरेडी होल में फिर डबल बोरिंग करने के लिए। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 42 का सी आंसर करेक्ट है। 43 देखते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। जो ऊष्मागतिकी के जो नियम है उसमें ये एक नियम है, उसमें कहा गया है कि जो ऊष्मा है वो ठंडे से गर्म से ठंडे की ओर जाती है, ठीक है। गर्मी से, जैसे कोई भी धातु आपने गर्म करके रख दिया और बगल में जो उसका आसपास का जो सराउंडिंग जो क्लाइमेट है वो कूल है, जो ऑब्जेक्ट है जो मेटल है उसके अपेक्षा अगर कूल है तो धीरे धीरे वो क्या होगा, कूल हो जाएगा। लेकिन वही आपने ठंडी वस्तु रख दी, किसी भट्टी में रख दी, क्योंकि उसके आगे आसपास का जो क्लाइमेट है वो हीट है, बहुत ही गर्म है, तो वो क्या होगा, गर्म होगा। तो यही थर्मोडायनेमिक्स का रूल है जिसमें कहा गया है कि ऊष्मा हमेशा गर्मी से ठंडे की ओर जाती है, ठीक है। तो यही इसका जो है ना सेकंड लॉ है, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, ठीक है। आगे देखते हैं, जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। फुल फॉर्म ऑफ विल्ड, WILD। ये भी जो पहले जब मैंने शुरू क्लास स्टार्ट किया था आज से 3-4 साल पहले, तब ये सब क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन आते हैं और ये लगभग 1.5 साल से ये क्वेश्चन विल्ड से भी आ रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये भी आपको तैयारी करना चाहिए। और इसकी तैयारी जो है ये टेस्ट के माध्यम से आपको कराई जाती है, टेस्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन डाला जाता है। तो चलिए, व्हील्ड जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है व्हील्ड इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। और ये क्या करता है, जैसे कोई भी रेलवे की गाड़ियां हैं, ठीक है, ये पटरी, जो रेलवे की ट्रैक है, पटरी है, रेल है, इस पर गाड़ी यदि चल रही है तो यहाँ एक डिवाइस लगाया जाता है ट्रैक के ठीक नीचे, जिसका नाम है व्हील्ड। ये लगाया जाता है इसलिए कि ये क्या करता है, यदि व्हील जो रेल है, रेलवे की किसी भी व्हील में किसी प्रकार का डैमेज है या डिफेक्ट है, तो ये क्या करता है, इसको समझ लेता है, जान लेता है और इसकी सूचना जो है मॉनिटर जो नज़दीक में रखा हुआ है वहाँ देता है और वहाँ से पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि एक इंसान जो काम नहीं कर सकता है वो टेक्नोलॉजी करती है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बड़े बड़े दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। यदि व्हील में किसी प्रकार का डिफेक्ट है, व्हील में ज़्यादा जो है फ्लैटनेस आ गया है, व्हील में स्क्रैच आ गया है ज़्यादा, जिसके वजह से जो है गोल गोल चल रहे हैं और हैमरिंग की आवाज़ आती है, जैसे जैसे ही व्हील में फ्लैटनेस आता है तो उसमें हैमरिंग की आवाज़ आती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई हैमर से उसको कंटिन्यू मार रहा है जब ट्रेन चलती है। तो वो क्या करता है, व्हील्ड उसको डिटेक्ट करता है, यही इसका काम है। और इसका फुल फॉर्म है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 44 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। और आप लोगों को एक सूचना दिया जाता है, अप्रैल महीने की पहली जो संडे होगा उसमें एक और टेस्ट सीरीज इंक्लूड किए गए हैं कि कोई भी आपका फ्रेंड सर्किल में यदि वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो यहाँ से उसको पूरे मटेरियल दिए जाएंगे। अप्रैल का पहला वीक से पहला टेस्ट शुरू होगा WLI का, वेलफेयर इंस्पेक्टर का, जो टेस्ट सीरीज के 4 ग्रुप चल रहे हैं, कैरेज का, वैगन का और CNW का, और जो AWM AME का, वो चलते रहेंगे। एक और टेस्ट का ग्रुप ऐड होगा, उसका नाम रहेगा वेलफेयर इंस्पेक्टर रिलेटेड जो टेस्ट होंगे वो उसी में होंगे। तो यदि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है तो उनको बोल दीजिएगा। टेस्ट का जो फ़ी है वो वही 150 पर मंथ रखा गया है, और ज्वाइनिंग फ़ी 3000 जो है सबके लिए वही है, और WI के लिए भी वही सेम रहेगा। उसमें जितने भी टॉपिक आते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड, सारे टॉपिक का मटेरियल दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। लगभग 30 टॉपिक सेलेक्ट किया गया है। अभी 30 टॉपिक का जो मटेरियल तैयार किया गया है और उसमें कई टॉपिक और भी ऐड कर दिए गए हैं। एक ही PDF में कई टॉपिक आपको मिलेंगे और दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो अगर आपके सर्किल में होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच प्रोसेस इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंट्रिकेट शेप्स इन ए मेटल शीट्स। मेटल शीट्स में जो एक आकृति अगर किसी प्रकार का बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करता है, स्टाम्पिंग किया जाता है। स्टैम्पिंग करने से एक मटेरियल में शेप उगाए जाते हैं, ठीक है। अब ये भी जो बाकी जो ऑप्शन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये फोर्जिंग क्या होता है,
फोर्जिंग एक शेपिंग होता है, शेपिंग जैसे किसी कोई भी ठंडी ये कोई भी गर्म करने कोई मेटल है उसको पहले तो हम लोग गर्म करेंगे फोर्जिंग करने के लिए, गर्म करके उसके शेप में चेंज लाएंगे, जैसे या तो उसको रोलिंग कर देंगे, ठीक है, या उसको प्रेस कर देंगे, या उसमें हैमरिंग करेंगे, ठीक है। तो उसको उसी हिसाब से करके और उसके शेप में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग फोर्जिंग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। रोलिंग तो गोल गोल घुमाना हो गया, ये तो आम बात है। एक्सटर्सन भी हम लोग जान जाते हैं। एक्सटर्सन क्या होता है कि इसमें प्रेस किया जाता है, प्रेसिंग एक तरह से प्रेसिंग क्या बोलते हैं ऑपरेशन है। इसमें क्या कहता है कि प्रेस करके उसका जो आकार है उसको आकार में जो आकार चाहिए उस आकार में उसको परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने रेलवे में यूज होने वाले ट्रक फ्लोर देखे होंगे, ठीक है, इस तरह के ट्रक फ्लोर होते हैं, ऐसे होते हैं। ये ट्रक फ्लोर का एक नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, ठीक है। तो वो उसी जो टेक्निक है एक्सटर्सन, वही टेक्निक से ये काम किया जाता है, ये बनाया जाता है। तो फोर्जिंग आपने जान लिया, रोलिंग जान लिया, एक्सटर्सन जान लिया और स्टैंपिंग भी जान लिया। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बियरिंग इन मशीन। मशीन में बियरिंग का क्या काम है। मशीन में जो बियरिंग लगे होते हैं उसका काम है कि जो दो पार्ट्स, कोई भी बियरिंग लगाएंगे तो दो पार्ट्स के बीच में ही लगेंगे। तो वो क्या करता है, दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन को स्मूथ बनाता है, ठीक है। इधर एकदम कम कर देता है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा आज मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है, लेकिन जो रेल पूछ देती है क्वेश्चन उसका डिफिनेशन करना, उसके बारे में पढ़ना और उससे संबंधित और मटेरियल का स्टडी करना, यही सफलता का राज है। और जो मटेरियल यहाँ से दिए जाते हैं वो शेयर नहीं करना, ये भी सबसे बड़ा राज है मटेरियल का। क्योंकि जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे किसी विद्यार्थी से कोई मटेरियल मांगेगा तो वो नहीं देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ठीक है। यही कारण है कि जब फर्स्ट रैंक आता है तब मालूम चलता है उसके दोस्तों को, वहाँ काम करने वालों को कि ये आपका विद्यार्थी था। तब जाके वहाँ से कॉल आता है कि सर आपका जो विद्यार्थी है मैं उसका बिल्कुल करीबी दोस्त हूँ, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि ये ज्वाइनिंग के समय ही बता दिया गया था, पहले किसी को नहीं बताइए। क्योंकि यदि आप बताते हैं तो आपसे बोलेंगे कि आप दो चार मटेरियल मुझे भी दो पढ़ने के लिए। तो आपसी जो है मनमुटाव होने से अच्छा है कि आप बोलिए ही नहीं किसी को। हमारा प्रचार एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जब आप रिजल्ट आएगा तो खुद ही नाम सामने आ जाएगा। और कम लोग जुड़े हुए होंगे तो रिजल्ट पक्का होगा, यही मेरा मानना है। और यही सिद्धांत पर शुरू से काम करते आ रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। Which heat treatment process involves rapid cooling of hot metal in to increase its hardness। मतलब एक मेटल है उसको रैपिड कूलिंग करके, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें रैपिड कूलिंग करके और तुरंत इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, और इसको हार्डनेस को इंक्रीज़ करेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हार्डनिंग, और उसी को कहा जाता है क्विंचिंग। क्योंकि क्विक काम होता है इसलिए इसका क्विंचिंग याद रख सकते हैं। क्विक गर्म करना है आराम से बहुत देर तक, क्विक ठंडा कर देना है। पहले क्या करता है हार्डनिंग या क्विंचिंग में, पहले एक भट्टी में या उसको भट्टी को, हाँ भट्टी में, इसको फर्नेंस बोलता है अंग्रेज़ी में, फर्नेंस, हाँ फर्नेंस में पहले उसको डालेंगे उस मटेरियल को। फिर उसको जितना टेम्परेचर तक उसको गर्म करना है कंटिन्यू उसको गर्म करेंगे। फिर धीरे धीरे भट्टी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए भट्टी में ही छोड़ देंगे, उससे बाहर नहीं निकालेंगे। नहीं, इसको वो तो दूसरा प्रोसेस हो गया। उसको जैसे ही भट्टी में पूरी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हमने सोचा था या जितना उसका लिमिट है उस धातु को गर्म करने की, उस लिमिट तक उसको गर्म करेंगे। और तुरंत बाजू में रखा हुआ या तो पानी का कोई टैंक होगा या ऑयल का कोई टैंक होगा, ऑयल के टैंक में भी डाला जाता है, तुरंत इसमें उसको डालेंगे। और उसके बाद जो जो बनेगा, जो मटेरियल हो जाएगा वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। उसी को हार्डनिंग या क्विंचिंग कहा जाता है। अब एनेलिंग भी हम लोग जान लेते हैं। एनेलिंग क्या होता है कि गर्म तो करना है, ठीक है, लेकिन इसको धीरे धीरे ठंडा करना है और फर्नेंस में ही यानी भट्टी में ही ठंडा करना है, बाहर नहीं निकलना है। मतलब भट्टी को बंद कर देना है और ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो उसको कहा जाता है एनेलिंग। एनेलिंग में क्या होता है कि उसका फ्लेक्सिबल पर या जो है ना वो बढ़ जाता है। और हार्ड क्विंचिंग या टेम्परिंग करेंगे तो उसका क्या हो, हार्डनिंग करेंगे तो उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग
में क्या करना है कि गर्म तो करना है, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए बाहर जो क्लाइमेट है, नेचुरल टेम्परेचर है, उस पर ठंडा करना है। तो उसको कहा जाता है नॉर्मलाइजिंग, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको ठंडा करना, उसको नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। और टेम्परिंग भी आप जान ही लीजिए। टेम्परिंग क्या है कि भट्टी में धीमे धीमे आंच पर उसको गर्म करना है, ठीक है, और उसको बाहर ला के ठंडा करना है। मतलब बाहर नेचुरल जो वातावरण है उसमें रख देंगे, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, उसी को टेम्परिंग कहा जाता है। तो ये सब आपने जान लिया, और जो इसका आंसर है 47 का वो है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द सेंटर साइक द कार्टन साइकिल इज एन आइडियलाइजेशन ऑफ विच टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट। जो कार्टन साइकिल होता है वो किस इंजन का जो है ना आदर्श ये है, हीट इंजन का है, वो आपसे पूछ रहा है। मतलब कार्टन चक्र किस प्रकार के ताप इंजन का आदर्शीकरण है। तो कार्टन जो साइकिल है, एक फ्रेंच इंजीनियर थे जिनका नाम था सादी कार्टन, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये कार्टन साइकिल रखा गया है। और इसमें क्या होता है, कार्टन जो साइकिल है इसमें कोशिश किया जाता है कि जितना जितना जो उसमें दिया गया उसका जो टेम्परेचर जितना दिया गया उसके बराबर में उसके जो है उससे आउटपुट एनर्जी लिया जाए, यही इसका सिद्धांत था। और जब फ्रेंच वैज्ञानिक जो है कार्टन साहब ने जब उस समय बनाया तो उस समय तो स्टीम इंजन ही चलता था। तो इसलिए किस प्रकार का आदर्शकरण का इंजन है वो है स्टीम इंजन, ठीक है। तो 48 का हो जाएगा ए। 49 देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं। इन मेटल कास्टिंग व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पूर। मेटल का जो कास्टिंग है उसमें स्क्रू का क्या पर्पस है वो आपसे पूछ रहा है। जो स्क्रू जो होता है वो मेटल कास्टिंग जब हम करते हैं तो मेटल ये को एकदम पानी के जैसा ये कर देते हैं, पानी के जैसा उसको बना दिया जाता है और उसको सप्लाई एक पाइपलाइन से किया जाता है, ठीक है। उसका सप्लाई एक पाइपलाइन से किया जाता है। तो उसी पाइपलाइन में जो सप्लाई है उसी को ये उसी का जो माध्यम है वही है पोर मेटल, मोल्टन मेटल, उसी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज ए फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। फ्लक्स जो आप जानते हैं, आप तो अगर रेलवे में यदि काम करते होंगे, यदि वेल्डिंग करते हैं आपने देखा होगा, तो आर्क वेल्डिंग जहाँ भी देखा होगा वहाँ जो वेल्डिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड का, वो फ्लक्स कोटेड होता है। और फ्लक्स कोट जो फ्लक्स इसलिए लगाया जाता है कि बाहर का जो वातावरण है उसके संपर्क में वेल्डिंग का कोई का जो ये है बीड है वो नहीं आ पाए, यानी कि ऑक्सीडेशन से ये बचाता है, यही फ्लक्स का काम है, ठीक है। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रोड में फ्लक्स नहीं होगा तो आप देखिएगा वो नहीं जलेगा। इसका मतलब है कि बाहर वातावरण से उसको इफेक्ट होता है और वो ठीक से नहीं जल पाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन डायनेमिक्स। गति की में जो है ना घूर्णी संतुलन की स्थिति क्या है। तो वो है सम ऑफ टॉर्क इज जीरो, ठीक है। ये गति घूर्णन के नियम से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है सम ऑफ टॉर्क इज जीरो। मतलब ये है कि इसका जो समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब यह है कि जैसे कोई गोल पंखा को ही ले लीजिए, पंखा या कोई आदमी एक चक्री पर इस तरह से खड़ा है, ठीक है, और अपने आप को जब तक शून्य नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये चक्री यदि ये विपरीत फोर्स लगाएगा और चक्री इधर घूम रही है और ये विपरीत फोर्स लगाएगा तो ये घूम नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका जो फोर्स है वो टॉर्क है वो जीरो होना चाहिए, तभी वो करेगा, ठीक है, घूमेगा। तो यही इसका सिद्धांत है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन प्रोजेक्शन मोशन व्हाट इज द पथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल कॉल्ड। मतलब प्रक्षेपण गति में प्रक्षेप्य द्वारा अपनाए गए पथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री, कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। आगे देखते हैं। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई पत्थर आपने फेंका, ठीक है, तो पत्थर आपने सीधा फेंका लेकिन वो सीधा वापस ऐसे नहीं आता है, वो ऐसे जाके इस तरह से, ठीक है, घूमता है, ठीक है, घूम के गिरता है। और जो ये घूम के गिरता है तो
ये बनता है और इसमें एंगल भी बनता है, बहुत तरह के इसमें डीप जाएंगे तो और बहुत ये बड़ी बात है। तो इसका आंसर जो है डी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा सीट। डाटा सीट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा सीट क्या है कि जो उसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये है। मतलब कोई भी डाटा शीट यदि हम बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें रहता है, ज़्यादातर तो एवरेज ही होता है उसमें। जैसे हमने कोई डाटा शीट ऐसे लिया, ठीक है, ये बड़ा होगा क्योंकि हो सकता है यदि खर्च से ही ले ले, इस महीने हमने ज़्यादा खर्च किया, इस महीने कम खर्च किया, इस महीने थोड़ा और कम खर्च किया, तो एक एवरेज के लिए डाटा शीट बनाया जाता है। और जो डाटा शीट एवरेज बनाया जाता है उसमें एक फार्मूला, जो ये डेविएशन में एक फार्मूला लगता है, एक मीन, उसका मीन भी इसमें काम आता है, मीन, ठीक है। और इस तरह से इधर चार्ट बनते हैं, इधर चार्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54। व्हाट इज़ द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा शीट। मोड निकालना है, ठीक है। तो मोड निकालने का फॉर्मूला है कि आपको देखना है कि कौन सा वर्ड, कौन सा डिजिट ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही उसका मोड होगा। तो 7 नंबर आप देख सकते हैं 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। बाकी तो 9 2 है और 10 2 है, 12 एक ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। What term used to describe the resistance of an object to changes its state of motion। किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध कर रहा है, मतलब इसको मोशन में चेंजेस का कोई विरोध कर रहा है, उस विरोध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है इनर्शिया, उसको कहता है इनर्शिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। डीवी अब आ गया, ख़त्म हो गया अब लगता है, ठीक है। अब आ गया है नॉर्मल क्वेश्चन। डीवी, डिस्ट्रीब्यूटिव बॉल्व इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। जो डिस्ट्रीब्यूटिव बॉल्व जो होता है एक रेलवे में इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेक सिस्टम में, डीवी आप जानते हैं। तो ये डायरेक्टली कॉमन पाइप ब्रैकेट पर माउंट होता है और इसका जो पोजीशन होता है डीवी का, डीवी से बीसी का जो पाइप जाता है वो सबसे बॉटम में वही पाइप होता है। डीवी से बीसी का जो पाइप जाता है बॉटम में वो रहता है। डीवी से एआर का जो पाइप जाता है वो मिडिल में होता है, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 57 देखिए। द ड्रिलमेंट इज क्लासिफाइड एज। ड्रिलमेंट ये एक्सीडेंट का एक ये पार्ट है। जैसे ए होता है तो जो एक्सीडेंट होते हैं उसको एक प्रकार दिया गया है, ए से लेके आर तक, ठीक है। ए से लेके आर तक, उसमें आई और ओ नहीं है। तो ए होता है कॉलिजन, बी होता है फायर, सी होता है जो रनिंग रोड ट्रैफिक में, रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक या ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग में रनिंग जो करती है ट्रेन, उसको सी क्लास में लिया जाता है। डी से होता है ड्रिलमेंट। इस तरह के बहुत सारे क्लास ऑफ फायर होते हैं जो कि आपको एक्सीडेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का भी ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है और उसका मटेरियल भी ऑलरेडी उपलब्ध कराया गया है। जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं अपना नाम रोल नंबर लिख के ले सकते हैं। तो वो सब आपको पढ़ना है। हुटर कोड्स, उसमें इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक्सीडेंट के दौरान, उसको कार्यभार किसका क्या पावर है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लगभग 200 और 250 के 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन उसमें रखा गया है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी और AWM AME के एग्ज़ाम के लिए भी और जेई के लिए तो है ही। चलिए, तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो ड्रिलमेंट इज डिफाइंड एज डी क्लास एक्सीडेंट, डी हो जाएगा। 58 देखिए, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी फीवर डिवाइस एंड इंडिकेटर फॉर ए कोच। एक बोगी में एक फीवर डिवाइस होता है, ठीक है, और 2 इंडिकेटर होते हैं। तो 2 बोगी में 2 फीवर डिवाइस और 4 इंडिकेटर हो जाएगा। 58 का हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक रिलीज वाला होता है और एक अप्लाई वाला होता है, 2 इंडिकेटर होते हैं। कोडल लाइफ ऑफ स्टील बॉडी ICF कोचेस का जो कोडल लाइफ होता है वो होता है 25 साल। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ एक्सल डैम्पर इन 3 फेज लोको। अब लोको से भी कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ये डी ग्रुप का क्वेश्चन है, आप जानते हैं डी ग्रुप का जो क्वेश्चन है उसमें लोको से भी क्वेश्चन रखा जाता है। तो चलिए, द नंबर ऑफ एक्सल डैम्पर इन 3 फेज लोको। 3 फेज जो लोको होते हैं उसमें एक्सल डैम्पर तो टोटल 20 होते हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ होते हैं? वाई डैम्पर 4 होते हैं। प्राइमरी जो होते हैं 4 एक बोगी में और 4 दूसरे बोगी में, 8 होते हैं, 12 हो गए। और हॉरिजॉन्टल 4 होते हैं, वर्टिकल 4 होते हैं। तो 12 4 16 4 20 होगा, टोटल 20 होते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा था
एक्सल डैम्पर जो भी प्राइमरी वाला, जो कि 4 एक बोगी में होता है, 2 बोगी में 8 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, टाइप ऑफ बैटरी यूज इन 3 फेज लोको। 3 फेज लोको में निकेल कैडमियम टाइप बैटरी इस्तेमाल किया जाता है, तो 61 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द वर्किंग ऑफ हार्मोनिक फिल्टर। हार्मोनिक फिल्टर का काम क्या है? फिल्टर ऑफ हार्मोनिक्स, यही इसका काम है। 63 देखिए, द मिनिमम हाइट ऑफ रेल गार्ड फ्रॉम रेल लेवल इन 3 फेज लोको। रेल गार्ड की रेल जो 3 फेज लोको है उसमें रेल गार्ड की रेल स्तर से जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो होता है 102 mm। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WAG9। WAG9 लोको, WAG का मतलब होता है, W से होता है ब्रॉड गेज। जो भी ब्रॉड गेज पे चलने वाले इंजन है उसके पहले W लगेगा। A से होता है अल्टरनेटिव करंट से चलता है, ठीक है, और D लगेगा तो डीजल से चलता है, तो यानी कि WA यानी कि ब्रॉड गेज पे चलने वाले अल्टरनेटिव करंट से चलने वाले, और G से होता है गुड्स। ठीक है, यानी कि ये जो इंजन है सिर्फ गुड्स में इस्तेमाल होगा। कभी भी आप देखेंगे कि जो गुड्स में इस्तेमाल करने वाले इंजन है वहाँ जी रहेगा, ठीक है, और पैसेंजर वाले में पी रहेगा। तो यही इसका मीनिंग होता है। तो हम लोग क्या पूछ रहा था? परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा था। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है इसका वह 100 kmph का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, टेस्ट में जो इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन, इसी तरह से दोनों लैंग्वेज में टाइप करके इस्तेमाल किया जाता है, आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगा। पहले मेरा टेस्ट जो चलता था वो डायरेक्ट विद्यार्थी लोग क्वेश्चन भेजते थे, उसी से हम टेस्ट ले लिया करते थे। तो उसमें क्या है, बहुत सारे टिक लगाए हुए मिलते थे। अब क्या है, और जो कैरेज वर्कशॉप में काम करने वाले हैं उनको वैगन का क्वेश्चन मिल जाता था, जो वैगन में काम करने वाले हैं उनको कैरेज का क्वेश्चन मिल जाता था। अब क्या है, सबके लिए सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन बनाया जाता है। 110 क्वेश्चन तो मुझे रेडीमेड मिल ही जाता है, बाकी क्वेश्चन मैं ऐड करके आपको सबको अलग अलग क्वेश्चन देता हूँ, और रिपीट नहीं करता हूँ क्वेश्चन। बहुत कम ही क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, क्योंकि टेस्ट का फ़ी लग रहा है तो टेस्ट का पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, और तैयारी भी भरपूर होनी चाहिए, मेन तो वो काम है। 65, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑफ WAP7 लोको। WAP7, W हो गया ब्रॉड गेज, A से होगा अल्टरनेटिव करंट, P से हो गया पैसेंजर। तो मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड होगा वो होगा 140 kmph का इसका होगा। ठीक है, 66 देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WAG7 लोको। WAG7 लोको का जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो है 100 kmph का। ठीक है, 67 देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट ऑफ WAG9H लोको है ये। ठीक है, तो इसका जो स्पीड होगा वो हो जाएगा 100 kmph का। 67 का बी। 68, GTO इज़ अ कंट्रोल बोर्ड डिवाइस, कंट्रोलेड डिवाइस। ये GTO क्या नियंत्रित कर, क्या उपकरण जो है क्या कंट्रोल करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है? तो ये करंट होता है। ठीक है, 68 का हो जाएगा बी। GTO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गेट टर्न ऑफ। यदि आप लोगों से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे तो कम से कम 200 से 250 आपको पहले एब्रीविएशन याद करने होंगे, बहुत सारे पार्ट्स के शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो भी हमसे जुड़े हुए उनको धीरे धीरे लोगों की तरफ लाया जा रहा है, क्योंकि कैरेज का तो हर कोई जानता है लेकिन लोगों का बहुत कम लोग जानते हैं, तो धीरे धीरे उनको बढ़ा रहे हैं। इसका जो कोटा है, पहले व्हील से, फिर डैम्पर से, फिर स्पीड से, फिर इस तरह से पेंटोग्राफ, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको हार्ड की तरफ लिया जाएगा। अभी तो आप नॉर्मल ही रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1400 HP डेमो। 1400 HP डेमो का जो अधिकतम स्पीड है वो कितना है 1400 HP डेमो का? तो ठीक है, डेमो से भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसका जो स्पीड होता है वो 100 kmph का होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्यूल कैपेसिटी ऑफ 1400 HP डेमो, यानी 1400 HP का जो डेमो है उसके फ्यूल कैपेसिटी कितनी है? तो उसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 3000 लीटर का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, मैक्सिमम RPM का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ 1400 HP डेमो इंजन। जो 1400 HP डेमो इंजन है उसका RPM मैक्सिमम कितना है? तो वो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना है, वो है 1800। ठीक है, वो है 1800। ठीक है, तो 71 का हो जाएगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, रेटिंग ऑफ ईमू ट्रांसफॉर्म। ईमू मतलब इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रांसफार्मर का ईमू का जो रेटिंग है, सबका रेटिंग होता है। ठीक है,
तो रेटिंग कितनी है, तो वो होता है 1100 kVA किलोवाट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईमू ट्रैक्शन मोटर, ईमू अब ट्रैक्शन मोटर का है, वो तो क्या था, वो ट्रांसफार्मर का था। अब ट्रैक्शन मोटर का ईमू का जो रेटिंग है वो कितनी है, तो वो है 535 वोल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ईमू मोटर कोच या ट्रेलर कोच, ईमू में भी मोटर कोच ट्रेलर कोच होते हैं। ठीक है, तो वो जो न्यू डायमीटर जो होगा उसका 900 mm होगा। ठीक है, 75 का होगा ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 74 का होता ना, कौन सा क्वेश्चन था, 74 का देखिए। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ईमू मोटर कोच या ट्रेलर कोच, ईमू मोटर कोच या ट्रेलर कोच का अच्छा नया डायमीटर पूछ रहा है, तो ये होता है 952। ठीक है, 952 होता है, 74 का हो जाएगा डी, 952। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। टोटल क्वालिटी टोटल एक्सिलरी मोटर इन एक्सिलरी मतलब सहायक मोटर, ईमू मोटर कोच आर, ईमू मोटर कोच में टोटल सहायक मोटर कितने हैं, तो वो हैं 5 है। ठीक है, ऑप्शन तो बहुत बड़ा बड़ा दे दिया, 28 भी दे दिया है। 75 का हो जाएगा ए। 76 देखिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर टोटल कितने होते हैं ईमू मोटर कोच में, तो वो होते हैं 4। ठीक है, तो इस तरह से 76 तक का क्वेश्चन आपको कर दिया गया है। बाकी मैंने तो बोला था कि ये पूरे एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, ख़त्म नहीं हो पाया, तो ज़्यादा एक्सप्लेन हो गया। लेकिन एक्सप्लेन भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको ज्ञान बढ़ता है। 77 से लेकर 110 तक का जो क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में, अगले वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8121390916 पर जुड़ सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग फ़ी 3000 है, चाहे आप जेई की हो, AWM AME की तैयारी करो या WLI यानी वेलफेयर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए सेम फ़ी है और टेस्ट का फ़ी सेम ही है। टेस्ट का नया शुरू किया जा रहा है WLI के लिए, उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 3000 जो पेड करिएगा उसमें आपको टोटल मटेरियल मिलेंगे, अलग से एक फ़ोन नंबर प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए मिलेंगे, 10 सेट प्रीवियस पेपर मिलेंगे, यहाँ से एक रोल नंबर दिया जाएगा जिसका वैलिडिटी आपके रिजल्ट तक होगा। जब तक आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक आप यहाँ से जुड़े रह सकते हैं। टेस्ट का फ़ी सिर्फ अलग से देना होता है, यदि आप टेस्ट देंगे तो फ़ी देना है, नहीं देंगे तो नहीं देना है। ठीक है, और प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए अलग से नंबर भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा जिसको आप हमेशा देखते रहिएगा, उससे ज़्यादा ज्ञान होगा और मटेरियल भी पढ़िएगा। हर तरह से सुविधा आपको यहाँ से दिया जाएगा, तभी है, इसीलिए यहाँ से जो जुड़ते हैं उनका रिजल्ट ज़रूर होता है और जब सबसे टॉप में होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। किसी न किसी वीडियो में मिलेंगे ज़रूर हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।